गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज गोविंद पटेल एंड वेलकम यू ऑल ऑन सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एनसीएफ 2005 के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? एनसीएफ 2005 के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको आरटीई 2009 करवाएंगे, यानी राइट टू एजुकेशन आप लोगों को 2009 वाला करवाया जाएगा। यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया तो आप लोगों को यहाँ से 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। 8 से 10 नंबर आप लोगों के यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे आरटीई 2009। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। चलिए देखते हैं ये क्या होता है और इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है सन 2002 में हमारी संसद यानी पार्लियामेंट में 86वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया। अब इसमें क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को कक्षा 1 से 8 आयु यानी एज 6 से 14 वर्ष को बच्चों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। यानी जो कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई मुफ्त में प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। चलिए देखते हैं। ये जो अधिकार था ये विकलांगों के लिए कुछ अलग था। क्या था? अलग था कि विकलांगों के लिए ये 6 से 18 वर्ष के लिए था। विकलांगों के केस में ये 6 से 18 वर्ष के लिए था, जबकि नॉर्मल के लिए कितना था? 6 से 14 वर्ष के लिए वैलिड था। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नॉर्मल के लिए 6 से 14 वर्ष और विकलांग के लिए जो कैसे हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनके लिए 6 से 18 वर्ष की रखा गया था इसको। अब ये जो 6 से 14 वर्ष तक के नॉर्मल तथा 6 से 18 वर्ष तक के विकलांग बच्चों की शिक्षा है, इसे भाग 3 और अनुच्छेद 21A में रखा गया है। किसमें? भाग 3 और अनुच्छेद 21A में रखा गया है। इससे पहले इसको अनुच्छेद 45 में रखा गया था। अभी अनुच्छेद 45 में 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है। अभी अनुच्छेद 45 में जो आपके आंगनवाड़ी वाले बच्चे होते हैं उनको रखा गया है। ध्यान रखना, 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों को अनुच्छेद 45 में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है भारत की संसद ने इसको 4 अगस्त 2009 को पास किया। किसे? आरटीई 2009 जो था उसको 4 अगस्त 2009 को पास किया गया था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है राष्ट्रपति जी ने इस पर 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किया, यानी 26 अगस्त 2009 को इस पर साइन किया। याद रखना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आरटीई 2009 पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया था? तो कब किया था? 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किया गया था। लिखा हुआ है यह पूरे देश के स्कूलों में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। जो आरटीई एक्ट जो आपका है, कौन सा? 2009 जो है वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। बना कब था? ये बना था 2009 में, पास हुआ था 2009 में और लागू हुआ 2010 में। यहाँ पे आप लोगों को याद रखने वाली बात ये है, यहाँ पे ये पॉइंट्स मेन है, इनको आप लोग याद रखिएगा कि ये बना था 2009 में और लागू कब हुआ? 2010 में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है लागू होने के 3 साल के अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। यानी जो सारे प्राइवेट स्कूल थे, जो सारे प्राइवेट वगैरह स्कूल थे वो सारे मान्यता प्राप्त होने चाहिए। कोई भी ऐसा स्कूल ना हो जो गैर मान्यता प्राप्त हो। आगे लिखा हुआ है लागू होने के 5 साल बाद किसी भी स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक काम नहीं कर सकता। यानी लागू हो जाने, जब ये लागू हुआ उसके 5 साल बाद कोई भी प्राइवेट स्कूल में ऐसा टीचर जो शिक्षित नहीं है, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं किया है, वो स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। जिसने बीटीसी बीएड
या फिर सीटेट पास नहीं किया है वो स्कूल में पढ़ा नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जितने सारे बच्चे होते हैं उनको स्कूल में एडमिशन करवाना, ये इसका लक्ष्य था। किसका? RTE 2009 का, जिसमें कोई बच्चा अगर किसी भी समय आपके स्कूल में एडमिशन लेने आ रहा है तो उसको रोका ना जाए। ये ना कहा जाए कि एडमिशन केवल जुलाई में होते हैं या फिर इसका कोई समय होता है। बच्चे को हर टाइम पे एडमिशन देना, ठीक है, उसके एज के हिसाब से। यानी बच्चा अगर 9 साल का है और उसने क्लास 5-6 नहीं की है तो उसको आप लोग डायरेक्ट 8 में एडमिशन दे सकते हैं। यानी 9 साल के बच्चे को डायरेक्ट क्लास 8 में एडमिशन देना पड़ेगा, चाहे उसने 5-6 किया हो या ना किया हो, 5-6-7 किया हो या ना किया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को पास किया जाए, यानी किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। कक्षा 8 तक के बच्चे सारे जितने होते हैं उनको सबको पास किया जाए। आगे लिखा हुआ है बच्चों को फेल ना करने की नीति को शून्य अवरोधन कहा जाता है। यहाँ पे यह याद रखने वाली बात है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बच्चे को फेल ना करने की नीति को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको शून्य अवरोधन कहा जाता है। याद रखना, जीरो ब्लॉकिंग उसको कहा जाता है। किसको? बच्चे को फेल ना करने की नीति को जीरो अवरोधन यानी जीरो ब्लॉकिंग कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है प्रत्येक अध्यापक प्रति सप्ताह 45 घंटे काम करे। याद रखना यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करेगा। कौन सा? प्राइमरी स्कूल का जो अध्यापक होगा उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो प्राइमरी है उसकी बात हो रही है, ना कि आपकी जूनियर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, उसकी याद रखना यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी में प्रति सप्ताह 45 घंटे और प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करेगा अध्यापक। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है अध्यापक केवल 3 गैर शैक्षिक कामों में लगाया जा सकता है। कौन कौन से गैर शैक्षिक काम हैं आप लोगों को पता ही होगा, जैसा कि जनगणना करने में विद्यार्थी जो टीचर होते हैं उनको लगाया जा सकता है। और किसमें? आपदा प्रबंधन, यानी कोई ऐसी स्थिति आ गई जहाँ पर आपदा आ गई कहीं ऐसी जहाँ पे टीचरों को जाना पड़ रहा है, वहाँ पर भी। तीसरा, चुनाव में ड्यूटी लग सकती है। किसकी? टीचरों की ड्यूटी लगाई जाती है। कहाँ कहाँ पे? जनगणना में, आपदा प्रबंधन जैसे कोरोना आ गया, ठीक है, ऐसे टाइम पे इनकी ड्यूटी लग सकती है। किसकी? टीचर की, जो गैर शैक्षिक कार्य हैं, ठीक है, ये जो सारे हैं ये गैर शैक्षिक कार्य हैं, यहाँ पर टीचरों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। ओके, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है हर विद्यालय में अध्यापकों के 90% पद हमेशा भरे रहने चाहिए। यानी अगर किसी विद्यालय में 100 टीचरों की नीड है तो वहाँ पे 90 टीचर हमेशा होने चाहिए। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यूपी में अधिकतर स्कूलों में कितने परसेंट टीचर रहते हैं? 67% तक ही टीचर रहते हैं। कितने? 67% तक ही टीचर यूपी में रहते हैं। लेकिन RT क्या बोलता है कि जो स्कूल है वहाँ पे 90% टीचर होने चाहिए, कम से कम 90% टीचर उपस्थित होने चाहिए। आगे लिखा हुआ है प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। याद रखना, जो आपका प्राथमिक होता है वहाँ पे 30 बच्चों पर आपका एक टीचर होना चाहिए और जो उच्च प्राथमिक होता है वहाँ पे 35 बच्चों पर आप लोगों का एक टीचर होना चाहिए। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्राथमिक में कितना? 30 पर एक, 30 बच्चे पर एक टीचर और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है बच्चों के व्यक्तित्व की शैक्षिक पक्ष और सह शैक्षिक पक्ष दोनों पक्षों, यहाँ पे पक्षों होगा, पक्षों का विकास करना ताकि बच्चों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। यानी बच्चों का जो शैक्षिक पक्ष होता है, यानी जो विद्यालय वातावरण होता है उसका और जो विद्यालय के बाहर का वातावरण होता है उसका, दोनों का विकास करना जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। ठीक है, यानी बच्चों को खेल कूद में भी
इंटरेस्ट कराना, बच्चों को खेलकूद में भी रुचि पैदा कराना और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी रुचि पैदा कराना, ये आप लोगों का मेन मोटिव होना चाहिए, जिससे बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे स्कूल प्रबंधन समिति यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में, जिसमें अभिभावक जो होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी संख्या 3/4 होनी चाहिए। कितनी? 3/4 होनी चाहिए। वहीं पर माताओं की संख्या, जो अभिभावक हैं आपके, उसमें से माताओं की संख्या 1/2 यानी आधी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माताएं बच्चों को अच्छी तरीके से समझती हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है शिकायत के बारे में कि जो अगर आप लोगों को इसकी शिकायत करनी है तो क्या करना पड़ेगा। वह है बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPRC। NCPRC क्या होता है, नीचे आप लोग पढ़ सकते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो आप लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में 25% गरीब अभिभावकों के बच्चे को शामिल करना अनिवार्य है। यानी जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर 25% गरीब बच्चों को सीटें जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं, जिन्हें उनको खाली रखनी पड़ती हैं गरीब बच्चों के लिए, वो अनिवार्य है RTE 2009 के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इन बच्चों से कोई फीस नहीं लेनी चाहिए, यानी ये जो बच्चे हैं इनसे कोई फीस नहीं पड़ेगी। यदि इन बच्चों से फीस ली तो पहली बार में कितना दंड पड़ेगा? 25,000 रुपये दंड पड़ेगा, तथा अगली बार अगर दोबारा अगर फीस ली तो 50,000 का दंड देना होगा। अगर आप लोगों ने पहली बार इन बच्चों से फीस ली है तो 25,000 का दंड, अगर दूसरी बार फीस लोगे तो 50,000 का दंड देना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है कैपिटेशन फीस लेने पर इनका दंड 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि एंट्रेंस फीस जो है आप इतनी दे दीजिए, उसके बाद में आप लोगों के बच्चे से कोई फीस नहीं पड़ेगी, जिससे अभिभावक भी सोचते हैं कि चलो एक बार कहीं से जुगाड़ करके फ़ीस दे दो, उसके बाद में 14 वर्ष तक कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी अपने बच्चे की। तो अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता है जो एंट्रेंस फीस लेता है यानी कैपिटेशन फीस लेता है, उससे 10 गुना ज़्यादा दंड लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास और कल की क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पढ़ के बताइए। तो पहला क्वेश्चन है विद्यालय में शारीरिक दंड पर रोक लगी है, किसके द्वारा रोक लगी है वो आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है बाल श्रम निरोधक अधिनियम द्वारा, क्या है, बाल श्रम निरोधक अधिनियम द्वारा। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। तीसरा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा। तीसरा है RTE अधिनियम 2009 द्वारा। तो बताइए कि विद्यालयों में शारीरिक दंड पर रोक किसके द्वारा लगाई गई है। तो अभी हम लोगों ने बात की कि विद्यालयों में शारीरिक दंड पर रोक RTE अधिनियम 2009 द्वारा लगाई गई है। इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। चलिए इसको पढ़ लीजिए एक बार। लिखा हुआ है NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण हैं। तो जो NCF है उसके 2005 के अनुसार जो गलतियां होती हैं वो क्यों महत्वपूर्ण हैं वो आप लोगों को बताना है। चलिए इसको पढ़ के बताइए। ऑप्शन पहला है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। ये तो बिल्कुल क्या हो गया, निगेटिव हो गया। बच्चों को डांटना फटकारना बिल्कुल नहीं है, तो पहला कट हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, ये बच्चे के विचारों की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। ये अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, ये भी कट हो गया। लिखा हुआ है ये विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण एवं उत्तीर्ण समूह में, ये भी गलत हो गया। अनुत्तीर्ण वाली, पास और फेल वाली कोई बात ही नहीं होती है। तो इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो गया। ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है कि बच्चा क्या सीख रहा है और बच्चा कितना समझ रहा है, क्या गलतियां जो होती हैं बच्चों को
सीख दिखाती हैं कि बच्चा कितना समझ रहा है और कैसा समझ रहा है, तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं, किसकी? टीचर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पाठ्यक्रम और शिक्षक को इसके निष्पादन में मदद करनी चाहिए। किसके निष्पादन में मदद करनी चाहिए, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों के साथ पूरी तरह से बनने के लिए पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षार्थियों के आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है अच्छे ग्रेड पाने के लिए सीखने वाले। ऑप्शन नंबर 4 है सीखने वाले बच्चे संचारकों बनाने के लिए। चलिए बताइए। इसमें सारे जो है नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं ना, एक ही केवल दिखाई दे रहा है शिक्षार्थियों के आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एनहेंस द लर्नर्स एंड सेल्फ स्टीम। तो क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक कैसा होना चाहिए? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी की कल्पना को समृद्ध बनाने में सहायता करना चाहिए शिक्षक जो होता है। दूसरा ऑप्शन है एक शिक्षार्थी के आत्म मूल्यों का विकास करना चाहिए, ये भी ठीक लग रहा है। तीसरा ऑप्शन है सीखने वाले को कम से कम 2 भाषाओं में, 2 नहीं 3 होती हैं, 3 भाषाएं होती हैं एनसीएफ के अनुसार, यहाँ पे याद रखने वाली बात है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है शिक्षार्थियों को पाठ को अच्छी तरह से सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बच्चों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ना कि पाठ पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। चलिए तो बताइए इसका आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा? आंसर नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर नंबर 1 जिसने लगाया है वो सही हो जा रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है। त्रिभाषा सूत्र जो है एनसीएफ के अनुसार उसमें हिंदी का स्थान क्या है बताना है। चलिए बताइए। तो उसमें हिंदी का स्थान क्या है? हिंदी का स्थान उसमें राजभाषा के रूप में है। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान राजभाषा के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षक को पर बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए वो बताना है। जो विज्ञान का शिक्षक होता है उसको किस पर बल देना चाहिए ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने पर। दूसरा है शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञान आधार को बढ़ावा देना। तीसरा है कक्षा कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करना। तो इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर भी विद्यार्थियों को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए, वो ऑप्शन हमेशा सही हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा कब से शुरू की गई? किस से शुरू की गई? चलिए बताना है किस से। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्यावरण शिक्षा जो है किस से शुरू की गई है। पहला ऑप्शन है शिशु शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा और चौथा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा। तो पहला ऑप्शन क्या है? शिशु, यानी 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, यानी आंगनवाड़ी का हो गया। दूसरा है प्राथमिक, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू की गई। तो इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने इसका आंसर नंबर 2 दिया है वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यालय में विद्यालय के लिए एक पूर्वकालिक मुख्य अध्यापक उपलब्ध कराया जाएगा जहां बच्चों की प्रवेश संख्या होगी। यानी मुख्य अध्यापक का मतलब यहाँ पे ये है, प्रधानाध्यापक से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो एक प्रधानाध्यापक स्कूल में कब आता है, कब नियुक्त किया जाता है, कितने बच्चों पे नियुक्त किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। प्रधानाध्यापक जो होता है कितने बच्चों पे नियुक्त किया जाता है वो आप लोगों को बताना है कि बच्चों की कितनी संख्या होनी चाहिए। बच्चों की प्रवेश संख्या क्या 80 से अधिक होनी चाहिए, 100 से अधिक होनी चाहिए, 120 से अधिक होनी चाहिए या 130 से अधिक होनी चाहिए?
तो विद्यालय में बच्चों की संख्या 100 से अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? विद्यालय में बच्चों की संख्या 100 से अधिक होगी तो एक प्रधानाध्यापक नियुक्त किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना का निर्माण किसका दायित्व है? चलिए बताइए। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की है। 1 2 3 4 में से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। अगर हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी तो आप लोग इंग्लिश वाला देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसका अब तक सही आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? आंसर नंबर 2 विद्यालय प्रबंधन समिति यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 किस से संबंधित है? चलिए बताइए। अभी मैंने बताया था कि अभी जो अनुच्छेद 45 है वो किससे संबंधित है? 6 वर्ष तक के बच्चों से संबंधित है। 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों से संबंधित है। तो इसमें आंसर नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए कि विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब क्या है, उसके बारे में बात करनी है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 आपके सामने दिए हुए हैं। आप लोगों को इसका आंसर देना है। आप लोगों को इसकी सही से आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। विद्यालयों में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न देना अब पूर्णतः प्रतिबंधित है। कैसा है? पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने घंटे कार्य प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विहित किया गया है? यानी जो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षक होता है उसको एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करना होता है वो आप लोगों को बताना है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था। अभी हम लोगों ने जब क्लास ली है पीछे तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है कि एक शिक्षक जो प्राइमरी का शिक्षक होता है वो एक सप्ताह में 45 घंटे कार्य करेगा। कितने घंटे? 45 घंटे कार्य करेगा। यानी आप लोगों का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में जो है 62 विद्यार्थी हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आपका RTE 2009 है उसके अनुसार वहाँ पर कितने शिक्षक होने चाहिए? चलिए बताइए। तो मैंने भी आप लोगों को क्या बताया था कि 30 बच्चों पर कितना? 30 बच्चों पर 1, तो 60 पर कितना हो गया? 60 पर 2 हो गया। और आपके कितने हैं कितने आपके? 62 हैं। तो 62 पर कितना हो गया? 62 पर कितना हो गया? 3 हो गया। 62 पर कितना हो गया? 3 हो गया ना। तो इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये RTE 2009 के अनुसार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा 2 से विद्यालय छोड़े हुए बच्चे की आयु 13 वर्ष है। यानी एक बच्चा है जिसने कक्षा 2 में विद्यालय छोड़ दिया था, उसकी आयु अब कितनी है? 13 वर्ष है। उसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? चलिए बताइए। तो आई होप आप लोगों ने इसका सही आंसर अब तक कर दिया होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा 7 में। तो आप लोग इसका आंसर कक्षा 7 कर सकते हैं। कैसे? जब बच्चा क्लास 1 में होगा तो उसकी एज कितनी होगी? 6 से 7 वर्ष इसकी एज होगी। कक्षा 1 में 6 से 7 वर्ष इसकी एज होगी। 2 में पहुंचेगा तो कैसे हो जाएगी? 7 से 8 वर्ष में पहुंच जाएगा। और 3 में पहुंचेगा तो 8 से 9 वर्ष में पहुंच जाएगा। ऐसे आप कर लोगे तो 7 वर्ष आपका आ जाएगा। आंसर इसका सही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विद्यालय में शारीरिक दंड पर रोक लगी है। किसके द्वारा रोक लगी है वो आप लोगों को बताना है। विद्यालय जो होता है शारीरिक दंड पर रोक किसके द्वारा लगाई गई है वो आप लोगों को बताना है। चलिए इसका आंसर कीजिए।
ये क्वेश्चन हो चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन अभी पीछे हम लोग कर चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? आरटीई अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा जो शारीरिक दंड है उस पर रोक लगाई गई है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं आप लोगों की कमेंट को देख के, जिससे हम लोग और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।